तारीख सिर्फ कौमों के उरूजो ज़वाल की कहानियां ही नहीं सुनाती, बल्कि हमें वो ठोस हकायक और असबाब भी बताती है जिनकी वजह से अक़वाम को उरूज या ज़वाल नसीब होता है। नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि अक़वाम को उरूज या ज़वाल तक पहुँचाने में एक अहम तरीन किरदार सियासी क़यादत या पॉलिटिकल लीडरशिप का भी होता है। चौदह अगस्त 1947 से शुरू होने वाली हमारी कहानी यकीनन सबक आमोज़ है, जिसको पढ़ के ये आसानी से समझ आ जाता है कि आज दुनिया में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ क्यों है। हमारी तारीख को बनाने में सिविल और फौजी क़यादत का रोल क्या रहा, सियासत के मैदान में हमारे रोल मॉडल्स क्या थे और आज क्या हैं, और सबसे बढ़ के ये बात कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के बाद हमें सियासी क़यादत में सिर्फ ज़वाल ही क्यों नज़र आता है, आज हम इसकी तलाश करेंगे। कायद आज़म की सितंबर 1948 में वफ़ात ने जहां पाकिस्तान को क़यादत के हवाले से बहुत सी मुश्किलात से दोचार किया, वहां बहुत बड़े खला को भी जन्म दिया जिसको हम आज तक पुर नहीं कर सके। कायद आज़म के बाद ममलुकत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नवाबजादा लियाकत अली खान के कंधों पर पड़ी, जिन्होंने इसको एहसन तरीके से निभाने की कोशिश की, मगर 1951 में उनके कत्ल से पाकिस्तान से क़यादत भी छीन ली गई। लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम और खलफशार का शिकार हो गया। उस वक्त की बाकी मांदा सियासी क़यादत की गैर दानिशमंदी ने इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और फौजी क़यादत को ये मौका फराहम किया जिसने सियासी क़यादत को मुस्तहकम होने ही न दिया। हमने हर चीज़ पीछे से शुरू की है। इसी तरह जो यूनाइटेड इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसमें मुसलमानों की लीडरशिप बहुत पसमानदा थी और इस खित्ते की और भी पसमानदा थी। तो आपकी जो पहली क़यादत आई है सफ़े अव्वल की, वो सारी इंडिया से आई है। यहाँ के लोग क़यादत में आगे नहीं थे। जागीरदार, ट्राइबल एरिया के लोग ये आते थे, मुख्तलिफ जो काउंसिलें होती थी, बाद में असम्बलियाँ बन गई और अंग्रेज़ की सरबराही में काम करते थे। और जदोजहद आज़ादी में इस खित्ते के लोगों को तो बिल्कुल हिस्सा भी बुराए नाम था। जो यहाँ के लीडर हजरात थे ज़्यादातर फ्यूडल थे या ईमान मालदार लोग थे, तो वो जेलों में गए, उनका खाना फ्लैटी से जाता था जेल में। ये उनकी जेल है सारी जिंदगी होगी। उसके बाद मार्शल लॉ में गमला पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि गमलों में लगाए जाते थे सियासतदान, और हर मरतबा हर जो आमर आया वो नया एक सिस्टम लेकर आया और उस सिस्टम के तहत उसने अपनी मर्ज़ी की क़यादत निकाली, अपनी मर्ज़ी के लोग चुने जिन्होंने आगे चलकर क़यादत संभाली। तो इसलिए हर मार्शल लॉ के बाद एक नई सियासी क़यादत आई जिसका पुरानी से रिश्ता नहीं होता था। तो यहाँ एक तो काम ये हुआ कि जो बड़े सग़ीर में सियासी तहरीकों का विरसा था वो हमें नहीं मिला।
हमारे नज़दीक पाकिस्तान में आने के बाद जो लीडरशिप का सवाल शुरू हुआ है, एक तो हम जब सवाल की बात करते हैं तो मेरा कहना ये है कि उरूज कभी हुआ ही नहीं था जो सवाल होता। बहरहाल अगर हम सवाल को भी इस्तेमाल करें तो देखें सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा जागीरदाराना और हमारा कबायली निज़ाम है। जागीरदाराना और कबायली निज़ाम के अंदर एक तबके की इजारादारी हो जाती है और वो किसी और को ऊपर नहीं आने देते हैं। वो बिल्कुल हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं, जो इलेक्शन लड़ता है उम्मीदवार, उसके अखराजात बर्दाश्त नहीं करती हैं, बल्कि उम्मीदवार अपने अखराजात भी बर्दाश्त करता है और टिकट लेने के लिए पार्टी को अतिया भी देता है। अच्छा, एमक्यूएम इसमें शामिल नहीं है जी? एमक्यूएम शामिल नहीं है, लेकिन एमक्यूएम के अंदर भी जो एक शख्सी आमरीत है, यानी लॉयल्टी का जो अंसर है वो एमक्यूएम के अंदर भी है कि जो वफादार होगा उसको मतलब कि वफादारी फ़र्ज़ है, लीडर से, लीडर के अंदर। अगर वो नहीं होगा तो मतलब कि वो शख्स जो है एक दिन के अंदर वो मोबिल वतन भी नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो लीडर से मुखलिस नहीं है तो वो मुल्क से भी मुखलिस नहीं है। बिल्कुल ये एक तस्वुर है हमारे यहाँ ये। आप एक ऐसी बस में बैठे हैं, इस बस की उम्र ख़त्म हो गई है, तो फिर लूट के लिए खुली है। फौजी क़यादतें बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। 1964 में मुल्क की आवाम के पुरजोर इसरार पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क़यादत के खिला को पुर करने की कोशिश की, मगर जनरल अयूब खान की रियासती मशीनरी ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल न करने दी और मुल्क एक दफ़ा फिर मुखलिस क़यादत से महरूम कर दिया गया। ये वाज़े रहे कि ये वो क़यादत थी जिसने अपने भाई कायद आज़म की वफ़ात के बाद आज के दौर की तरह इक़्तिदार को विरासती हक़ और घर की लौंडी समझते हुए हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इक़्तिदार उस वक्त के तहरीक पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा करने वाले और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को जाने दिया। देखिए, जितनी भी क़यादत आई सब तो ख़राब नहीं थे, लेकिन जो अच्छे थे वो भी फेल हो गए। अब तो खैर हालात बहुत ही ख़राब हो गए। आप मुझे बताएं प्लीज़ कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर लगा देता हूँ और आप अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को लेकर चले जाते हैं बाबा, लेकिन हुकूमत के लिए तो पुलिस चाहिए। इस पुलिस को ये ठीक नहीं कर सकते। हुकूमत के लिए तो अच्छे कोर्ट्स चाहिए, अच्छे म्यूनसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, उनको अच्छे मातहत चाहिए, उनको और अच्छे नीचे के काम करने वाले चाहिए। तो जब ये मशीनरी न रहे रियासत की तो रियासत नहीं चल सकती। तो ये मशीनरी टूट फूट गई है। आप एक ऐसी बस में बैठे हैं जिसके सारे पुर्जे ख़राब हो गए हैं। यार, अच्छे से अच्छा ड्राइवर ले आओ, मैकेनिक ले आओ। इस बस की उम्र ख़त्म हो गई है, ये नहीं चलेगी। अच्छा, जब ये नहीं चले तो फिर लूट के लिए खुली है मैदान, रिश्वत के लिए खुला है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मुझे करोड़ों अरबों रुपए या पटवारी को दसियों हज़ार रुपए नज़र आ रहे हैं और कोई रोकने वाला ना हो और रोकने वाले कहें कि भाई हमें भी हिस्सा दे दे। फ़ौजी क़यादतें बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं, इस वजह से कि फ़ौज जो है उसी वक्त तक अपना पावर रिटेन कर सकती है जब दूसरे इदारों को वो कमज़ोर कर देती है। इसलिए कि आप देखते हैं कि जब कभी फ़ौजी इक़्तिदार में आए हैं तो अदलिया को कमज़ोर किया है उन्होंने। तो आप देखते हैं कि सियासत में भी, अदलिया में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, चूँकि उनको मानना पड़ता है हर चीज़ जो
फ़ौजी हुक्मरान कहे, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इसलिए तीनों में जो है लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं उनमें बहुत डिके होना शुरू हो जाती है। उन्नीस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क़यादत की कमी को महसूस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाकर काफ़ी हद तक क़यादत के खिला को पुरतो किया। उस क़यादत को भी 1977 में ज़ियाउल हक ने मार्शल्ला लगा के हमसे दूर कर दिया। 1985 में होने वाले गैर जमाती इंतखाबात ने इस मुल्क को हकीकी सियासी रहनुमा देने की बजाय कारपोरेट कल्चर के तिजारती रहनुमाओं से रूशनास करवाया और ऐसे रहनुमा जगह बनाने में कामयाब हो गए जो कम तालीम याफ्ता नाअहल होने के साथ साथ जागीरदाराना सोच के हामिल और इक़्तिदार को विरासती हक समझते थे। इलेक्शन के दौरान लोगों से वोट हासिल करने के लिए पैसे और इख्तियार के बेदरेग इस्तेमाल को मुतारिफ करवाया गया। खालिद इस्फानी नुसरत भुट्टो के वालिद थे और सरमायादार भी थे। कहा जाता है कि उनके घर में उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। या और लोगों का जो कल्चरल लेवल था, वलीका थे, इस तरह के और लोग। अगर आज उनका हम मुवाजना करें, आज की जो रूलिंग क्लास है, मलिक रियाज साहब से उनका मुकाबला करें, तो ये जो इनके दरमियान तफावत और फ़र्क है, वो फ़र्क आपको सिर्फ इसी में नज़र नहीं आएगा, वो आर्ट में, कल्चर में, धुन में, मेहदी हसन में और नसीबुल लाल में नज़र आएगा, या नूर जहाँ में और नसीबुल लाल में नज़र आएगा। मगर ख़ास तौर पर ये जो जिस रूलिंग एलीट की आप बात कर रहे हैं, एक फिगर के मुताबिक 66% पाकिस्तान की जो मैशत है वो काली है। 1500 अरब रुपए सालाना से 2000 अरब रुपए तक, जिसे FBR मानता है कि 500 से 600 अरब है, इतना धन काला है या इतना टैक्स चुराया जाता है। तो अब इस सारी दौलत से जो रूलिंग एलीट बनेगी उसका क्या क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा, मेरे ख्याल में इसमें हम कमेंट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर आप तमाम पार्टीज़ का मंशूर उठा के देख लें तो उनमें बेशुमार और बड़े बोध और तजादात और लड़ाइयाँ होंगी, मगर जहाँ पे माशी प्रोग्राम है वो जमात इस्लामी से लेकर पीपल्स पार्टी का एक ही है, और मौजूदा जो इकनॉमिक सेटअप है इस पर सबका ईमान है सिद्ध के दिल से। किसी ने भी यहाँ पर जमहूरी कल्चर को परवाह नहीं चढ़ने। भाई जितने बेईमान ये हैं इतने तो कभी हो ही नहीं थे, ये तो बहुत आला लोग हैं। कि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदे हैं उनमें से अक्सरियत को शायद कोई क्लर्क की मुलाजमत भी देने को तैयार ना हो। वो कौन सी खूबियां हैं जो सियासी क़यादत को अजीम बना देती हैं? इल्म, दानिश, हिकमत या चालाकी, सौदेबाजी और अय्यारी? किसी भी कौम की इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि उस कौम के अफराद चालाक तो होते जाएं और समझदार ना हो। अब पाकिस्तान के अंदर हमने विजडम को तो कत्ल कर दिया, अकल और सूझबूझ और ठहराव की बातों को तो हमने इग्नोर कर दिया, और हमने जो चालाकी है उसको समझ की सीट के ऊपर बैठा दिया। इस होशियारी और चालाकी को मेहनत और समझ से रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये समझ आई कि जो लोग मुल्क बनाने वाले थे, जो कुर्बानियाँ देने वाले थे, वो तो कुर्बानी के बकरे बने, अपना सब कुछ दे गए, लुटा गए। लियाकत अली ख़ान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथी सब कुछ दे गए, और फिर ये ब्रीड आई जिन्होंने सारा कुछ हासिल करना शुरू कर दिया। वो तो घाटे में गए, और इनकी बैंक्स बैलेंस शीट्स जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाली है। किसी ने भी यहाँ पर जमहूरी कल्चर को परवाह नहीं चढ़ने दिया। जहाँ जमहूरी कल्चर नहीं होगा वहाँ पर लीडर कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? आप तो इसीलिए देखिए कि आप पाकिस्तान में जितने लीडर हैं वो उनकी गवर्नेंस का फेलियर ही फौजी हुकूमतों का बायस बनता है, क्योंकि गवर्नेंस जो आंसरेबल टू पीपल लीडरशिप हो वो अच्छी दे सकती है,
और आंसरेबल टू पीपल थी ही नहीं। वो तो जो भी हुक्मरान जर्नैल होता था या जर्नैलों का ग्रुप होता था, उसकी वफादारी मुकद्दम थी। उन्हें खुश करने के लिए पॉलिसियाँ बनाते थे। तो अवाम को खुश करने की खातिर ना उनमें कभी मुकाबला हुआ है, ना उन्होंने कभी इसकी ट्रेनिंग ली है, ना कभी असम्बलियों ने इस तरह काम करना सीखा है। किसी भी मुल्क की सियासी क़यादत अगर माली करप्शन में मुलविस हो जाए तो इसके नताइज क्या होते हैं, और इस तरह के मामलात की बाज़गश्त से कौमी रवैये किस तरह तब्दील होते हैं। मैं गुजारिश आपसे करता हूं कि एक सफ़र जो हमने शुरू किया पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी एक क्वालिफिकेशन, एक कैलिबर, एक स्टेटस हमारे सामने है। आज हमारी इंतहा होती है, राजा परवेज़ अशरफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, सदर ज़रदारी हमारे प्रेसिडेंट हैं, अल्टरनेटिव हमारे नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, जो नज़र आता है। इसमें आपको कोई इनताद, कोई तनज़्ज़ुली नज़र आती है इस चेन में? हम नीचे गए हैं, ऊपर गए हैं? मेरा ख्याल है ये लोग बहुत होशियार हैं अपने काम के लिए। भाई जितने बेईमान ये हैं इतने तो कभी हो ही नहीं थे। ये तो बहुत आला लोग हैं, बड़े माहिर लोग हैं। किस किस तरह पैसे निकालते हैं गवर्नमेंट के बजट से, आदमी हैरान रह जाता है। उनमें खराबी ये थी जो पहले थे कि वो लोगों के लिए चलाना चाहते थे। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि वो जो लीडर्स थे उनमें बहरहाल ये था कि वो अपनी रियासत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो भुट्टो साहब हों या भुट्टो साहब से पहले हों। अब आप ये कह रहे हैं कि फ़र्क बुनियादी ये है कि ये करना भी नहीं चाहते। नहीं करना नहीं चाहते, बिल्कुल ये बुनियादी फ़र्क आ गया है। ये कभी आपने किसी जो हमारी मेन पार्टियां हैं उनके लीडरों को अवाम का नाम लेते सुना है? कभी उन्होंने अवाम के खुराक के, अवाम के हेल्थ केयर के, इलाज के, अवाम के बच्चों की तालीम के मुतालिक बात करते सुना है? माशाअल्लाह झूठ भी नहीं करते। वो बात करते हैं कि हम इसे ठीक कर लें निज़ाम को ताकि हमारे लिए चलता रहे। चूँकि पार्लियामेंट में फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, ट्राइबल लीडर्स होते हैं, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट का किरदार भी वही है, उसको आप तब्दील मतलब कि नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदे हैं, अगर आप इन नुमाइंदों को वहाँ से निकाल के और मार्केट में छोड़ दें कि वो अपने लिए कोई मुलाजिमत तलाश करें, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनमें से अक्सरियत को शायद कोई क्लर्क की मुलाजमत भी देने को तैयार ना हो जो इनकी जहनी सलाहियत। तो जब तक आप इस फ्यूडल सिस्टम को और ट्राइबल सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे और ओपन नहीं करेंगे सियासत को सारे लोगों की बासलाहियत लोगों के लिए, उस वक्त तक ज़ाहिर है कि एक विजनरी मतलब कि लीडरशिप जो है वो हमारे मुल्क में नहीं आ सकेगी। मज़हब के नाम पे जो कुछ किया जाता है उसमें नुमाइश ज़्यादा शामिल है। कौम का कसूर है, इस कौम ने अपने ऊपर ये जुल्म किया है। कितनी दफ़ा उठे, कितने ज़ख्म और हम उनको लगाएंगे, और अब वो किस पे एतबार करें? पाकिस्तान की तारीख में मजहबी सियासी क़यादत का रोल क्या रहा और इस्लाम के नाम पर सियासत ने हमारे समाजी रवैयों पर क्या असर डाला? अफसोस की बात यह है कि मज़हब के नाम पे जो कुछ किया जाता है उसमें नुमाइश ज़्यादा शामिल है, जबकि फ़लसफ़ा जो है मज़हब का उसको समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कम है। नारेबाजी है और नुमाइश का सिस्टम ज़्यादा है। मसलन हम इस पर खुश हो जाते हैं कि किसी ने 4 सड़कों पे, दरख्तों पे अल्लाह ताला के 99 नाम के नेम प्लेट्स लगवा दी, या सड़कों पे जहाँ ट्रैफिक के उसूल लिखे हुए होने चाहिए थे वहाँ कलमा तैयबा लिख के आपने उसका बोर्ड लगा दिया है, या आपने सड़कों के नाम, चौराहों के नाम ऐसे रख दिए हैं, अल्लाहू चौक है, ये कलमा चौक है, ये या अल्लाह चौक है, ये बिस्मिल्लाह चौक है,
ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नुमाइश का अंसर है, इसका माशरे पे कोई पॉजिटिव असर नहीं होता। हालांकि इस फ़िलासफ़ी को अगर सही तौर पे इंटरप्रेट किया जाए तो माशरे पे बहुत सा पॉजिटिव असर हो सकता है, मगर उस तरफ तवज्जो नहीं है हमारी उन जमातों की, उन अनासिर की जो मज़हब के नाम पे सियासत करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में दीनी और जो मजहबी सियासी जमातें हैं जी, ये भी इक़्तिदार में रही हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? देखिए, इनसे भी हमारी तवक्कुआत थी कि ये कम से कम एक ऐसी क़यादत हमें दे, लेकिन हमने देखा है कि जब इनकी भी क़यादत आई है तो ये भी बहुत कमज़ोर रही है। दो हमारे सूबों में इनका हुक्मरानी भी रही है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और दोनों में आपने देखा कि करप्शन भी बहुत ज़्यादा थी, उस ज़माने में भी थी जैसे अभी है, या शायद उससे पल्ले भर कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थी। और कारकर्दगी भी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो जैसे दूसरे ममालिक में अभी हम देखते हैं, टर्की में जैसे, कि वहाँ की जो दीनी सियासी जमात थी एक तरीक़े से वो बड़ी उभर के आई है। लूट मार करने वाले तो 2-2, 4-4, 6-6 बिलियन डॉलर यहाँ से ले जा रहे हैं, ये एक नुकसान है। उससे बड़ा नुकसान ये है कि इनको अपने 5-5 बिलियन डॉलर कमाने के लिए 100 बंदे करप्ट रखने पड़ते हैं, जो अनदर 100 बिलियन का लॉस है। इससे भी बड़ा नुकसान ये है कि ये पूरी कौम के फैब्रिक को तबाह करके जा रहे हैं, ये पूरी कौम के अंदर ऐसे पैमाने एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे उनकी नस्लों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ये जो दो बातें आ जाती हैं कि हार्ड वर्क भी ना हो और सच्चाई की अहमियत ना हो, और उसमें से फिर ऐसी ही क़यादत आगे जाती है, ये फिर कौम का कसूर है। इस कौम ने अपने ऊपर ये जुल्म किया है, जिन्होंने झूठ बोलने वाले और अनअर्न्ड एक्विजिशंस हासिल करने वाले लोगों को सपोर्ट किया, और उन्होंने हमारी कौम के सारे फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 1999 तक जैसे तैसे गिरते पड़ते ये नाम नेहाद जमहूरी क़यादत चलती रही, और एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस दफ़ा मार्शल लॉ के नफाज ने 100% कठपुतली क़यादत का तसव्वुर अवाम के सामने पेश किया, और ये कठपुतली क़यादत 2008 तक मुल्क पर हुक्मरानी करती रही। 2008 में होने वाले इंतखाबात ने एक दफ़ा फिर मुल्क की सियासी क़यादत को ये मौका फराहम किया कि अवाम की खिदमत कर सकें और अपनी गलतियों और कोताहियों का अजाला कर सकें। मगर अफसोस का मकाम है कि आमरीयत की बदौलत तकलीफ और अज़ियतें बर्दाश्त करने वाली क़यादत भी अपने माजी से सबक हासिल करके अवाम की फलाह बहबूद और ख़िदमत करने से कासिर है। अगर बिट्रेल की अब बात करें तो जो बड़े इवेंट थे, मतलब 46 में बहुत बड़ी मूवमेंट थी, 47 की मूवमेंट बहुत बड़ी थी, जब 68-69 की मूवमेंट यहाँ बनी, 138 दिन की मूवमेंट थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे लोग आए। 1986 10 अप्रैल को मैं उस जुलूस में खुद मौजूद था, जिसमें पूरी खलकत खुदा थी। इतना बड़ा जुलूस, ये तो मैं कहता हूँ ये जुलूस ही हैं जो आजकल निकलती हैं। तो ये वो लोग तो बाहर आए, उन्होंने लीडर के हाथ में ताकत भी दी, जाओ हमारी तकदीर तब्दील करो, हमारी डेस्टिनी तब्दील करो, क्या चाहिए, कितनी कुर्बानियाँ चाहिए। मगर क्या हुआ, जब वो ऊपर पहुँचे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिए, वो उसी के दस्तरखान पे दोबारा से बैठ गए। तो बिट्रेल अवाम के साथ हुआ है, अवाम ने बिट्रेल नहीं किया। और हाँ, अब जो अवाम हम कहते हैं क्यों नहीं उठते, कितनी दफ़ा उठे, कितने ज़ख्म और हम उनको लगाएंगे, और अब वो किस पे एतबार करें। इसी तरह करते रहे तो मार्शल लॉ लगेगा। ये सिस्टम अपनी हदों को टच कर रहा है। जो लोग कानून साजी करने जाते थे उनका काम हो गया नालियाँ और स्कूल बनाना, सफाई कराना, ये छोटे छोटे काम। अगर कोई सियासतदान पुरखुलूस हो, दयानतदार हो, तो क्या हमारी इंतज़ामी मशीनरी उसको बर्दाश्त कर लेती है, या ऐसे शख्स को निशाने इबरत बना दिया जाता है? ये भुट्टो साहब थे, मैं इनका फाइनेंस मिनिस्टर था, कभी इन्होंने मुझे किसी बात करने से नहीं रोका। 2 साल में मैंने हाथ उठा दिए, मैंने कहा सर मुझे छुट्टी दो, इसी तरह करते रहे तो मार्शल लॉ लगेगा। जी आपकी भी छुट्टी होगी। क्यों?
इसलिए कि ये मशीनरी मैं चला नहीं सका, ये मशीनरी मेरे अंडर नहीं थी। अब डॉक्टर साहब, वो लोग जिन्होंने इस रियासत को अपनी ज़ाती जायदाद में से सरकारी खजाने में जमा कराया, वो लोग थे ज़ाहिर बनाने वाले। हाँ, ये जेब से पैसे खर्च करते थे। हाँ, इसकी ज़रा वजाहत करें, मसलन कौन कौन आपके मुशाहिदे में हैं जिन्होंने? कायदे आज़म ने कभी रियासत का पैसा अपने पे खर्च नहीं किया। हमारे माली हालात ख़राब थे जब गवर्नमेंट बनी, मैंने कह दिया मैं आधी तनख्वाह लूँगा। मैं 1500 रुपये फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे लेता था। अखबार में छपा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया मैं कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। मेरे पास केस आया कि जो बड़े लोग हैं इनकी फिर से तनख्वाहें मुकर्रर की जाएं। मैंने कहा ठीक है। क्यों भाई, कितने मिलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, टिक्का खां को? 4000। मैंने कहा ये काफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर को चलो 4500 दे दो, मिनिस्टर को 3000 दे दो। नहीं, चीफ सेक्रेटरी को 3500 मिलते थे, जज को हाई कोर्ट के 4000 मिलते थे। वो हमने रहने दिया। ये है 73 में जो 72 में ही जो तनख्वाहें मुकर्रर की गई वो ये थी। लियाकत अली खान हमारे वो रहनुमा हैं जिन्होंने नवाब होते हुए ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की बजाय तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तकलीफ और अजियतें बर्दाश्त की और तो और अपने असासाजात को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और आज भी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन लियाकत अली खान की उस वक्त की रिहाइश गाह में कायम है। उस क़यादत ने मौजूदा क़यादत की तरह हज़ारों डॉलर्स के इटालियन ब्रांड्स के सूट पहनने की बजाय पेवंद लगे कपड़े पहनने को तरजीह दी। पाकिस्तान की जो पहली असम्बलियाँ थीं, सूबाई भी और कौमी भी, उनमें जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप थी वो उस लिहाज से, क्योंकि वो आज़ादी की जदोजहद के दौरान उन्होंने कुछ सीखा था, और पंजाब के तो पूरे पंजाब की असम्बली के मेंबर थे, मगर बाद में जो फौजी आए तो उन्होंने वो लीडरशिप तो ख़त्म कर दी। उसने अयूब खान ने एब्डो लगा के सारी वो लीडरशिप जो हमें विरसे में मिली थी, या कायदे आज़म के साथ जो उन्होंने काम किया था, लियाकत अली खान के साथ किया था, या अपने सीनियर के साथ किया था, वो सब के सब जो है वो नाअहल करार दिए गए। अब अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी के तहत जो लीडरशिप निकाली वो थे इनसे आए हुए कौंसलों के लीडर, कमेटी के लीडर, ज़िले कमेटी के लीडर। इन्हीं लीडरों को उन्होंने एक वोटिंग कॉलेज बना दिया, यहाँ से असम्बलियाँ मुंतखब हुई। अब जो डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल के वो लोग चुनाए वो असम्बलियाँ चुनेंगे तो उनके अपने लीडर ही आएंगे ना, तो वो फिर काउंसिल लेवल के लोग असम्बलियों में चले गए। अब उन्हें काम का पता ही नहीं था कि नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, या पूरी तौर पे एक इंटरनेशनल क्लाइमेट के अंदर जिस तरह से फंक्शन करना होता है पॉलिटिकल लीडर्स को, वो कैसे करना है। तो जो लोग कानून साजी करने जाते थे उनका काम हो गया नालियाँ और स्कूल बनाना, सफाई कराना और नौकरियां दिलाना, ये छोटे छोटे काम। तो उसके बाद आज तक आपकी असम्बली के लोग जब आते हैं वो कहते हैं मेरा हल्के के लिए पैसे दो। ये तसव्वुर नहीं था रीजनल ओरिजिनल असम्बलियों में, वहाँ वो कानून साजी करते थे। तो ये सारा ज़वाल का जो अमल है ना वो यहाँ तक इस तरह पहुँचा। हमारे मुल्क में बेशुमार कुदरती वसाइल, नवादरात, नबातात के ज़खायर मौजूद हैं। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म जैसी मुखलिस, मेहनती, दयानतदार क़यादत की। जिस दिन ये क़यादत पाकिस्तान को मिल गई उस दिन पाकिस्तानी कौम का शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में होगा। पाकिस्तान में गालबन लीडरशिप भी आ जाएगी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सिस्टम अपनी हदों को टच कर रहा है। अब मेक इट और ब्रेक इट सॉर्ट ऑफ पोजीशन है। चेंज को रोकने की अगर बड़ी कॉन्सर्टेड एफर्ट हुई तो ये तबाही को इनवाइट करेगी। तबाही का मतलब भी ये कि इन पुरानों ने ही तबाह होना है, नए ने नहीं तबाह होना। नए कुर्बानी ज़रूर देंगे लेकिन बिल आखिर जीत चेंज वालों की होगी।
हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि सियासी जमातें जो हैं अपनी क़यादत मेरिट के ऊपर बेस करें और आवाम जो हैं ये डिमांड करें कि ये जो सियासत ये करते हैं कि अपने ही औलाद को या आगे बढ़ाते हैं रिश्तेदारों को, ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। सब इदारे अपने दायरे में रहते हुए अगर वाकई में अपना किरदार अदा करें तो मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि लीडरशिप ज़रूर उभर के आएगी। लोग अपनी लीडरशिप की तलाश में हैं, मूवमेंट्स उठ रही हैं, शिकस्त खा रही हैं इस ग्लोब पे। अब एक बात और भी याद रखिएगा, और हमेशा 68-69 में जब मूवमेंट उठी थी तो फ्रांस में भी थी, पाकिस्तान में भी थी, पूरी दुनिया में, और आज जब मूवमेंट उठ रही है तो यूरोप में भी है। और ये मूवमेंट अपनी लीडरशिप तलाश कर रही है। बुरान है इस वक्त इस आलमी माशी नज़्म व नस्क का, इस पर डिपेंड करेगा और लोग अपनी ढूंढ लेंगे। क्योंकि एक बात तो है कि इस सियारे पे हज़ारों साल से भटकता हुआ ये इंसान हर चैलेंज से लड़ता है और सर्वाइव करता है। तो मेरे ख्याल में हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि निज़ाम ठीक हो। निज़ाम ठीक होने का मतलब दो हैं। एक ये कि लामहदूद मिल्कियत पर हद लगाई जाए, मगर जो हुक्मरान हैं वो ख़ुद टैक्स नहीं दिया करते। तो ये हुक्मरान अवामी हुक्मरान नहीं हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुक्मरान नहीं हैं, ये पैसे के ज़ोर से आए हैं। तो ये अपने पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो नंबर एक, टैक्स लगाया जाए। दूसरे ये कि इनकी स्टेक्स तो मुल्क के बाहर हैं, तो बाहर जो पैसा जा रहा है इलीगल तरीके से वो बंद किया जाए। दूसरी है कि हुकूमत जो है ये अफसर क्लास फेल हो गई है। हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जिसमें आवाम की मर्जी शामिल। वो कंडीशंस आपको नज़र आती हैं कि ऐसी कोई लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी? कंडीशंस, अरे ये फेल हो रहा है, कुछ तो इमर्ज होगा। ये यूँ थोड़ी चल सकता है। ये ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। ये हुकूमत तो ख़त्म हो गई है। अब सवाल ये है कि रौला कब पड़ता है और उसमें कौन विनर निकलता है। एक बात तो तय हुई कि सियासी क़यादत के मामले में हम ज़्यादा खुशनसीब वाक़ई नहीं हुए और मौजूदा रिवायती सियासी क़यादत से बहुत बुलंद उम्मीदें वाबस्ता करना भी दानिशमंदी नहीं होगा। मगर उससे भी बड़ी हकीकत यह है कि आसमानों से कोई मसीहा उतर के पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं करेगा। सादा सी बात है, कोई लीडर कितना भी अजीम हो जाए वो फानी होता है। उसे आपकी और मेरी तरह एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये इदारे होते हैं जो अक़वाम के अरूज और ज़वाल में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। क़यादत इन्हीं सियासी इदारों से बढ़ती और फूलती है। अगर हम अपने इदारों को एहतराम नहीं देंगे तो दुनिया में कोई भी इन इदारों को वो एहतराम नहीं देगा जिसके ये मुस्तहिक़ हैं। अगर आप इन सियासी इदारों को एहतराम के काबिल नहीं समझते तब भी इन्हें लायक एहतराम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इदारे अपने दायरों में मजबूत रहें, आबाद रहें, शाद रहें तो कानून फितरत के ऐन मुताबिक इसी मिट्टी से क़यादत के खूबसूरत फूल खिलेंगे। और निज़ाम फितरत हमें यह भी बताता है कि हर वो सैयारा और सितारा तब तक ही आबाद और शाद रहता है जब तक वो अपने दायरे में गर्दिश करता है। जिस दिन ये सैयारे और सितारे अपने मदार को तोड़कर बाहर आ जाएंगे, क़यामत आ जाएगी। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। देखना गवाना मत दौलते यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीलों को। ये वतन तुम्हारा